Hi everyone. In today's video, we will cover dual aspect concept and remaining concepts as much as we can. ठीक है? So let's start with dual aspect concept. This concept is the core of double entry bookkeeping. Every transaction or event has two aspect. Every transaction और event has two aspect मतलब एक डेबिट होगा एंड एक क्रेडिट होगा. अगर डेबिट एंट्री है तो क्रेडिट एंट्री होना ही है as per this concept. So for example, it increases one asset and decreases other asset. इंक्रीजिंग मतलब फर्नीचर हमने परचेस किया तो फर्नीचर इज़ एन असेट, सो वो इंक्रीज हो गया एंड फर्नीचर परचेस करने के लिए हमने कैश पे किया, सो इट डिक्रीज हो गया. इट इंक्रीजेस एन असेट एंड साइमल्टेनियसली इंक्रीजेस लायबिलिटी. हियर इज एग्जांपल इज लोन. ठीक है, बैंक से लोन लिया, बैंक का कैश आ गया कंपनी में, असेट इंक्रीज हुआ एंड लोन इज अ पेएबल, लायबिलिटी इंक्रीज हुआ. इट डिक्रीजेस वन असेट, इंक्रीजेस अनदर असेट. It decreases one asset and decreases a liability. Decreases one asset and decreases a liability. यहाँ पर एग्जाम्पल क्या, रीपे ऑफ लोन. लोन रीपे करने में क्या किया हमने, कैश पे आउट किया तो डिक्रीज हुआ असेट में, एंड लोन रीपे किया तो लोन में से डिडक्ट हो जाएगा अमाउंट, तो लायबिलिटी भी डिक्रीजेस हुआ. अल्टरनेटिवली सेम लाइक दिस, इंक्रीज हुआ वन लायबिलिटी में एंड डिक्रीज हुआ अदर लायबिलिटी. इंक्रीजेस अ लायबिलिटी एंड इट इंक्रीजेस एन असेट. Decreases a liability, increases another liability, it decreases liability and decreases asset. ठीक है, ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हो गया. मतलब वन एक अगर एसेट में इफेक्ट हो रहा है तो इधर एसेट के डेबिट, एसेट में डेबिट क्रेडिट होगा, अदरवाइज लायबिलिटी में डेबिट क्रेडिट होगा, अदरवाइज एसेट डेबिट होकर लायबिलिटी क्रेडिट हो सकता है, या एसेट क्रेडिट होकर लायबिलिटी डेबिट हो सकता है. ठीक है, दिस इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं. यहाँ पे आप देखो बैलेंस शीट है, लायबिलिटीज, असेट्स, मशीनरी, कैश, कैपिटल, बैंक लोन एंड अदर लोन. ट्रांजैक्शंस क्या क्या है यहाँ पे. अ न्यू मशीन इज परचेस्ड पेइंग 50,000 इन कैश. अ न्यू मशीन इज परचेस्ड फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट. कैश इज टू बी पेड लेटर ऑन. कैश पेड टू रीपे बैंक लोन टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000. रेज्ड अ बैंक लोन ऑफ 50,000 टू पे ऑफ अदर लोन. ठीक है, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस अब हम देखते हैं. फर्स्ट वन क्या था, मशीन इज़ परचेस्ड बाय पेइंग 50,000. यहाँ पे क्या हुआ, मशीन आ गया कंपनी में, सो देर इज इंक्रीज इन मशीन वैल्यू एंड डिक्रीज इन कैश वैल्यू बिकॉज वी हैव पेड द कैश टू परचेज दैट मशीन. ठीक है, यहाँ पे असेट में ही इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहले असेट का मशीनरी का वैल्यू था 2 लाख, उसके बाद 50,000 का हमने परचेस किया तो वो ऐड हो गया. कैश का वैल्यू था 1 लाख, उसमें से 50,000 पे किया तो वो डिडक्ट हो गया, सो टोटल इज 3 लाख, रिमेन्स द सेम. सेकेंड इज increase in मशीन वैल्यू एंड इंक्रीज इन क्रेडिटर्स. बिकॉज मशीन हमने कैश बेसिस पे नहीं लिया, ऑन क्रेडिट लिया, क्रेडिटर्स को पे करना ही है. मतलब यहाँ पे इंक्रीज इन वन असेट है एंड इंक्रीज इन वन लायबिलिटी है. मतलब ये 50,000 का मशीनरी में ऐड हुआ, 2,50,000, एंड अनदर क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी भी क्रिएट हुआ लायबिलिटी के अंडर 50,000. सो टोटल लायबिलिटी एंड टोटल असेट इज 3,50,000. नाउ कमिंग टू थर्ड वन, अगर आप यहाँ पे देखोगे, कैश पेड टू रीपे द बैंक लोन टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000. डिक्रीज इन बैंक लोन, क्योंकि हमने बैंक लोन पे किया तो वहाँ से अमाउंट डिडक्ट करना पड़ेगा. एंड डिक्रीज इन कैश बिकॉज कैश दे के हमने लोन कम किया, सो कैश में से 50,000 गया एंड बैंक लोन में से 50,000 गया, तो बैलेंस इज सेम. नाउ कमिंग टू फोर्थ वन, अगर आप यहाँ पे देखोगे, रेज्ड बैंक लोन ऑफ 50,000 टू पे ऑफ अदर लोन. मतलब बैंक लोन में इंक्रीज हुआ. ठीक है, यहाँ पे देखो बैंक लोन में इंक्रीज हुआ 50,000 एंड अदर लोन डिक्रीज हुआ. ठीक है, इंक्रीज इन बैंक लोन, डिक्रीज इन अदर लोन में से जो भी पैसा था वो लेके हमने बैंक का लोन डिक्रीज कर दिया. सॉरी, क्या है यहाँ पे, रेज्ड अ बैंक लोन ऑफ 50,000 टू पे ऑफ द अदर लोन. मतलब बैंक का लोन हमने लिया टू पे ऑफ अदर लोन. मतलब पहले तो बैंक का लोन था, पहले कितना था अमाउंट, पहले देखो यहाँ पे 75,000 था. हमने बैंक से पूछा कि हमें और 50,000 का लोन दे दीजिए. सो उसके बाद क्या हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज हुआ एंड उस अदर लोन जो भी है उसको हमने पे ऑफ किया वो बैंक लोन से. 50,000 अदर लोन का माइनस हो गया. इंक्रीज और डिक्रीज मतलब लायबिलिटी में ही डेबिट क्रेडिट हो रहा है, सो बैलेंस रिमेन्स द सेम. ठीक है, दिस इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. मतलब वन इंक्रीज इन वन असेट और इंक्रीज इन वन लायबिलिटी, इंक्रीज इन वन असेट और डिक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन लायबिलिटी, ऐसा इफेक्ट होता है. मतलब एवरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हैज़ अ
ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब एक में अगर इफेक्ट हो रहा है तो दूसरे में भी होना ही चाहिए. दिस इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट एंड ये डबल एंट्री अकाउंटिंग के हिसाब से चलता है. ठीक है. सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एवरी इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट. दिस इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन. और ये ऐसे भी हो सकता है इक्विटी असेट यहाँ पे है, असेट में ये लायबिलिटी अगर यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा. सो इक्वेशन ये भी हो सकता है कि इक्विटी इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी. यहाँ पे इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज. लायबिलिटी का दो पार्ट किया है यहाँ पे बाइफरगेट, एक तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एंड अनदर वन इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. सिमिलरली यहाँ पे असेट का भी दो पार्ट्स किया है, एक फिक्स्ड असेट एंड करंट असेट. सो इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट. एंड ये भी हो सकता है इक्वेशन इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इज इक्वल टू फिक्स्ड असेट माइनस प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इज वर्किंग कैपिटल. ठीक है. तो यहाँ पे ये देखो लास्ट वन इक्विटी इज इक्वल टू फिक्स्ड असेट, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इज वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. सो ऐसे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत तरीके से बहुत चालाकी से क्वेश्चंस भी पूछ सकता है इंस्टीट्यूट. सो आप ये इक्वेशन एक बार गो थ्रू कीजिए. अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन पिंग मी इन कमेंट बॉक्स. ठीक है. सो ये इक्विटी के बेसिस पे ही एक इलस्ट्रेशन है, वो हम देखते हैं अभी. ठीक है. तो आप देखोगे तो 2021 एंड 2022 का यहाँ पे हमें फिनेंशियल स्टेटमेंट दिया गया है. फर्स्ट वन इज़ कैपिटल 2021 का दिया है उन्होंने, बट 2022 का नहीं दिया है. सिमिलरली हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन मार्क जो भी है उसको हमें फाइंड आउट करना है. फाइंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022. तो पहले हम देखते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल. कैपिटल क्या है यहाँ पे 1 लाख है. एंड टोटल लायबिलिटी लेना पड़ेगा. लायबिलिटी क्या क्या आएगा यहाँ पे, बैंक लोन इज अ लायबिलिटी, सो 1 लाख लायबिलिटी में आ गया. ट्रेड पेएबल इज ऑल्सो अ लायबिलिटी, सो 75,000 आ गया. एंड फिक्स्ड असेट इज अ असेट एंड ट्रेड रिसीवेबल इज अ असेट एंड इन्वेंट्री इज असेट एंड कैश एंड बैंक इज ऑल्सो एन असेट. फिक्स्ड असेट ये जो तीनों है वो करंट असेट्स है. ठीक है. सो टोटल असेट्स एंड टोटल लायबिलिटी हमने लिया यहाँ पे बैंक लोन प्लस ट्रेड पेएबल्स 1,75,000. असेट में फिक्स्ड असेट प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस इन्वेंट्री प्लस कैश एंड बैंक, ये हो गया 2,75,000. नाउ इक्वेशन इज इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट. यहाँ पे इक्विटी का वैल्यू पता है 1 लाख प्लस लायबिलिटी का वैल्यू पता है 1,75,000 विच इज इक्वल टू 2,75,000 एंड और असेट value is also 2,75,000 also, sorry. Okay, this is for the year 2021. Now coming to for the year 2022 asset is equal to क्या क्या है asset में यहाँ पे. अगर आप देखोगे 2022 में फिक्स्ड असेट 1,10,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 80,000 मतलब 1,90,000, इन्वेंटरीज 2,70,000 एंड कैश एंड बैंक 2,76,000. सो दिस इज आवर टोटल असेट. लायबिलिटी में क्या आ रहा है यहाँ पे, ट्रेड पेएबल्स है 70,000 एंड लोन है 1 लाख, सो 1,70,000 इज आवर लायबिलिटी. यहाँ पे हमें असेट पता है एंड लायबिलिटी पता है बट इक्विटी नहीं पता है. इक्विटी यहाँ पे तो दिया ही नहीं है. Okay, but we have a equation equity plus liability is equal to asset. ठीक है. दिस इज आवर इक्वेशन. अगर इक्विटी फाइंड आउट करनी है तो असेट में से लायबिलिटी अगर माइनस करोगे आप, दिस इज आवर इक्वेशन, तो आपको इक्विटी मिल जाएगा 2,76,000 माइनस 1,70,000 इज इक्वल टू 1,06,000. प्रॉफिट इज इक्वल टू न्यू इक्विटी माइनस ओल्ड इक्विटी 1,06,000 माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 6,000 इज अवर प्रॉफिट. प्रॉफिट में का मतलब क्या है, ये जो भी चेंजेस इन इक्विटी है. 2021 में इक्विटी क्या था 1 लाख था एंड 2022 में क्या हो गया, इक्विटी का अमाउंट 1,06,000. सो जो भी गैप है, जो भी बैलेंसिंग फिगर है, जो इंक्रीज इन अमाउंट है वो 6,000 का हमारा प्रॉफिट है. ठीक है. This is a dual aspect concept. Now coming to conservatism concept. Conservatism states that the accountant should not anticipate any future income. However, they should provide for all possible losses. मतलब as per this concept, accountant should keep in mind or provide for uncertain future में जो भी लॉस होने वाला है, लॉस जब फ्यूचर में हो
हो या ना हो वी डोंट केयर, बट अगर होने वाला है ऐसे अज्यूम करके हम जब प्रोविजन लेते हैं अकाउंटेंट में, उसको हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म। बस बट कंजर्वेटिज्म के हिसाब से सिर्फ हम लॉस के लिए प्रोवाइड करते हैं, बट फ्यूचर इनकम या गेन के लिए नहीं करते। व्हेन देर आर मेनी अल्टरनेटिव वैल्यूज ऑफ असेट, एन अकाउंटेंट शुड चूज द मेथड विच लीड्स टू lesser value. Later on, we shall see that golden rules of current assets valuation, cost or market price, whichever is low, originated from this concept. The realization concept also states that no change should be counted unless it has materialized. The conservatism concept puts a further break on it. It is not prudent to count unrealized gain, but it is desirable to guard against all possible losses. इसका नटशेल में यही है कि फ्यूचर लॉसेस के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए और प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए, बट नॉट फॉर फ्यूचर गेन्स और प्रॉफिट्स और इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, दिस वॉज कंजर्वेटिविज्म कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है प्रूडेंस, दैट इज जजमेंट अबाउट द पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस विच आर टू बी गार्डेड एज वेल एज गेन्स विच आर अनसर्टेन। न्यूट्रलिटी, अनबायस्ड आउटलुक is required to identify and record such possible losses as well as to exclude uncertain gains, and faithful representation of alternative values. So this was a conservatism concept. Now coming to consistency. In order to achieve comparability of the financial statements of an enterprise through time, the accounting policies are followed consistently from one period to another. A change in an accounting policy is made only certain exceptional circumstances. Consistency का मतलब है सेम रूल, सेम मेथड, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज या प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करना चाहिए ईयर ऑन ईयर, सो दैट वी कैन कंपेयर द करंट ईयर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द प्रीवियस ईयर फिनेंशियल स्टेटमेंट, या 2-3 ईयर्स का हम कंपेयर करके हमारा डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अगर कुछ इमरजेंसी या एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है, उस वक्त ही सिर्फ हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, बट इन अदर केसेस वी शुड बी कंसिस्टेंट विथ आवर अकाउंटिंग पॉलिसी. The concept of consistency is applied particularly when alternative methods of accounting are equally acceptable. For example, a company may adopt any of several methods of depreciation such as written down value method, straight line method, etc. Likewise, there are many methods for valuation of inventories. But following the principle of consistency, it is advisable that the company should follow consistently over years the same method of depreciation or the same method of valuation of inventories which is chosen. However, in some case, though there is no inconsistency, they may seem to be inconsistent apparently. In case of valuation of inventories, if the company applies the principle at cost or market price, whichever is lower, and if this principle accordingly results in the valuation of inventories in one year at cost price and the market price in the other year, there is no inconsistency here. It is only an application of the principle. इसका मतलब क्या है कि कंपनी, फॉर एग्जांपल कंपनी में अगर कुछ फिक्स्ड एसेट है, मशीनरी है, और उसका डिप्रिसिएशन करना है, सो देर आर मल्टीपल मेथड्स आर अवेलेबल। एक तो डब्ल्यू मेथड है या स्ट्रेट लाइन मेथड है। अगर इफ कंपनी इन 1 ईयर डब्ल्यू अप्लाई कर रहा है, तो गोइंग फॉरवर्ड ही शुड और द कंपनी शुड अप्लाई द सेम मेथड, दैट शुड नॉट बी इनकन्सिस्टेंट विथ अदर मेथड। मतलब एक ईयर में हमने डब्ल्यू अप्लाई किया और दूसरे ईयर में SLM, और तीसरे ईयर में फिर से डब्ल्यू, एंड फोर्थ ईयर में फिर से SLM। ऐसे नहीं करना चाहिए। वी शुड बी कंसिस्टेंट विथ अवर अकाउंटिंग पॉलिसीज. Now coming to materiality concept. Materiality principle permits other concepts to be ignored if the effect is not considered material. मटीरियलिटी मतलब अगर कुछ मटेरियल ट्रांजेक्शन्स है उसका ही सिर्फ अकाउंटिंग होगा, इफेक्ट अगर चेंज हो रहा है अकाउंटिंग पॉलिसीज में तो वी कैन इग्नोर. This principle is an exception to full disclosure principle. According to materiality principle, all the items having significant economic effect on the business of the enterprise should be disclosed in the financial statements, and any insignificant item which will only increase the work of the accountant but will not be relevant to the users should not be disclosed in the financial statement. मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट इज जस्ट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब इन्वेस्टर्स को या स्टॉक होल्डर्स को, अगर यूजर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करना चाहते हो, तो यू कैन इग्नोर इमटेरियल आइटम, जो भी उनके डिसीजन में अगर इफेक्ट नहीं कर रहा वो आइटम, तो यू कैन इग्नोर दैट। एंड अगर वो मटेरियल है अमाउंट, वो इकोनॉमिक डिसीजन में वो हेल्प कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है, तो देन ओनली दैट आइटम और दैट मटेरियल ट्रांजेक्शन शुड बी reflected in the financial statements or reflected to the stakeholders or users of the financial statements. Otherwise you can ignore as per this concept. ठीक है,
दिस वॉज द मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, मेजर कुछ नहीं है इसमें. सो ओवरऑल दीज वर ऑल द कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. सो गो थ्रू कीजिएगा एक बार और आप बुक्स ओपन कीजिए ICAI का एंड गो थ्रू कीजिए. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ पुट दोज डाउट्स इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल. टिल देन stay tuned, subscribe to my channel and take care and study well. Thank you so much everyone.